हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पुनर्जागरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे पुनर्जागरण के उदय के। ठीक है, एक तो धर्म युद्ध का प्रभाव, तो इसमें यह बताया था कि ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में जो जेरूसलम को लेकर जो युद्ध चले, यानी ईसा मसीह के जन्म स्थान को लेकर जो विवाद चला था, युद्ध चले थे, उनको क्रूसेड्स का नाम दिया गया था। और इन धर्म युद्धों के कारण पूर्व का जो संपर्क था वो पश्चिम से हुआ, यानी पश्चिमी जो सभ्यता है वो पूर्वी सभ्यता के संपर्क में आई। और जो पूर्वी सभ्यता में नए नए आविष्कार हो रहे थे, नए नए जो ज्ञान वहाँ पे प्रवाहित हो रहा था, उससे पश्चिम के देश जो है अवगत हुए और इससे पुनर्जागरण हुआ। दूसरा कारण मैंने आपको बताया था छापे खाने के आविष्कार के बारे में, कि गुटेनबर्ग ने 1453 में जो प्रिंटिंग प्रेस चलाई थी पहली, और बाद में विलियम कैक्सटन ने जो है पहला छापा खाना लगाया था। मतलब उसने तो आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने, प्रिंटिंग प्रेस जो पहली लगाई थी वो विलियम कैक्सटन ने लगाई थी 1477 में। तो इस तरह से क्या हुआ कि छापे खाने के आविष्कार से पुस्तकें छपने लगी, लोगों को ज्ञान हुआ बहुत सी चीज़ों का जिनका उनको पहले नहीं पता था, उसके बारे में उनको पता लगा। और फिर तीसरा कारण मैंने आपको बताया था तुर्कों का कस्तुनतुनिया पर अधिकार, यानी जो रोमन साम्राज्य की राजधानी थी कस्तुनतुनिया, उस पर तुर्कों का अधिकार हो गया। अब जो कस्तुनतुनिया थी वो बहुत ही बौद्धिक रूप से बहुत ही समृद्ध राजधानी थी। वहाँ से बहुत से विद्वान जो है अपने ग्रंथ लेकर और विभिन्न यूरोपीय देशों में चले गए, और वहाँ जाकर फिर उन्होंने उन ग्रंथों का नए ढंग से अध्ययन किया, नए सिरे से अध्ययन किया और ज्ञान में वृद्धि की। तो 3 कारण मैंने आपको बताए थे कि पुनर्जागरण के उदय के। और पुनर्जागरण क्या है, ये कल मैंने आपको बताया था, ये बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन है जो कि 14वीं से 17वीं शताब्दी तक चला। इसके बाद जो हम अगला पॉइंट लेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सामंतवाद का पतन। विद्यार्थियों, शायद आप सामंतवाद शब्द से परिचित होंगे। सामंतवाद क्या होता है कि राजा के पास जब भूमि ज़्यादा हो जाती थी, ये यूरोप में भी हुआ, भारत में भी हुआ, कि जब राजा के पास भूमि ज़्यादा हो जाती थी तो वो उस भूमि से कर उगाने में सक्षम नहीं रहता था। तो वो क्या करता था कि अपने सगे संबंधियों को और नोबल जो फैमिलीज़ हैं, यानी उच्च वर्ग के जो परिवार हैं, उनको वो ज़मीन सौंप दिया करता था कर उगाने के लिए, और वो फिर राजा को इसके बदले युद्ध में सेना प्रदान किया करते थे। पहले क्या होता था कि सामान्यतः स्थायी सेना रखने का रिवाज नहीं था। जब युद्ध होता था तो राजा सामंतों की सेना को बुला लिया करता था या आह्वान किया करता था। तो ये सामंतवाद की जो प्रथा थी, इसमें क्या था कि कई बार सामंत इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि वो राजा की शक्ति को ही चुनौती देने लग जाते थे, क्योंकि इनके पास अपनी एक सेना होती थी। ये जो है उस भूमि जो उनको दी जाती थी वो उनसे जो कर उगाया करते थे। ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ, समय के साथ साथ ये व्यवस्था जो है इसका पतन होता चला गया। सामंत दिवालिये होते चले गए। सामंतवादी व्यवस्था, ये जो एक बना हुआ था ना एक ढांचा, जिसके अंतर्गत जो है स्लेव्स भी होते थे, यानी दास, जिन्हें सर्फ्स कहा जाता था, सर्फडम, वो प्रचलित थी। तो ये धीरे, मैंने आपको बताया ना कि पुनर्जागरण क्या है, यानी पुरानी मान्यताओं का टूटना। और पुरानी मान्यता क्या थी, सामंतवाद पर आधारित थी, सारा सिस्टम फ्यूडल था। तो पुरानी रूढ़िवादी मान्यताएं टूटी कैसे, सामंतवाद के पतन से। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा जो है पुनर्जागरण। इसके बाद अगला जो कारण हम कह सकते हैं वो है व्यापारिक पूंजीपतियों की श्रेणी का उदय, एमर्जेंस ऑफ कमर्शियल कैपिटलिस्ट्स। तो देखिए, धर्म युद्ध जो हुए मैंने आपको बताया, उससे पश्चिमी देशों का पूर्व के साथ संपर्क स्थापित हुआ, और 13वीं सदी तक पश्चिम और पूर्व में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए। इससे क्या हुआ कि इससे इटली और बहुत से यूरोपीय देशों के व्यापारियों और सौदागरों ने बहुत धन कमाया, और इस धन के कारण
यूरोपीय देशों में एक नए वर्ग का उदय हुआ और वो वर्ग था पूंजीपतियों का नया वर्ग। और इस वर्ग ने कलाकारों को, विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया और समाज में एक उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। यानी व्यापारिक पूंजीपति श्रेणी के उदय के कारण कला और साहित्य के क्षेत्र में अद्भुत विकास हुआ, क्योंकि इनके पास पैसा आया। देखिए, धर्म युद्धों के कारण जब पश्चिम के देश पूर्व के संपर्क में आए तो उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाया। ठीक है, व्यापार बढ़ाने से क्या हुआ, एक नए व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ जिसे पूंजीपति कहा जाता था, कैपिटलिस्ट। और ये जो इनके पास जो अतिरिक्त धन होता था वो कला और साहित्य के संरक्षण में वो उस धन को लगाया करते थे। तो इसके कारण पुनर्जागरण का उदय हुआ और लोगों के दृष्टिकोण में विशालता आई जब कला और साहित्य को संरक्षण मिला। तो एक ये कारण, अब 4 कारण हो गए। अगला कारण जो हम पढ़ेंगे वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि चर्च के महत्व में कमी। चर्च तो आप जानते हो क्या होता है, ईसाइयों का धर्म स्थान कहलाता है चर्च। और मैं आपको बताऊं कि यूरोप के लोगों पर चर्च का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक एक तरह से सारा जो जीवन है मनुष्य का यूरोप में वो चर्च पर निर्धारित होता था। चर्च से ही चलता था सारा जीवन। जब बालक पैदा होता था तो उसका नामकरण, बैप्टिज़्म, जैसे हमारे हिंदू धर्म में आप देखो कि हम जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम पंडित को बुलाते हैं उसका नामकरण वगैरह करने के लिए। तो एक तरह से हम उस पंडित पर निर्भर हैं। ऐसे ही यूरोप में व्यक्ति की जो निर्भरता है वो चर्च पे थी। जन्म से लेकर, यानी उसके नामकरण से लेकर और मृत्यु तक चर्च के प्रभाव में रहता था। इवन उसका जो विवाह है वो भी चर्च में ही हुआ करता है। आज भी चर्च में ही विवाह होता है। तो चर्च पर इतना ज़्यादा प्रभाव था मनुष्य के जीवन पे कि वो अपनी शिक्षा, अपने विवाह, अपना व्यवसाय, अपनी बीमारी, दान, मुक्ति के लिए, सब कुछ के लिए वो चर्च पे डिपेंडेंट था। लेकिन अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको कि चर्च इतने पावरफुल हो गए थे कि राजा भी उसके सामने बौने नज़र आते थे। चर्च का प्रभाव इतना ज़्यादा हो गया था। बहुत पैसा होता था चर्च के पास, बहुत भूमि होती थी। लेकिन 13वीं-14वीं शताब्दी में क्या हुआ कि कई शक्तिशाली सम्राट थे, उन्होंने चर्च की शक्ति को चुनौती देना आरंभ कर दिया। दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी ऑफ द चर्च। जैसे फिलिप IV था फ्रांस का, उसने पोप जो होता ना, पोप चर्च का मुख्य अधिकारी, पोप को उसने जेल में डलवा दिया था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि चर्च में भ्रष्टाचार भी व्याप्त हो गया था। इतना पैसा आ गया लोगों पर कि इसमें भी विलासिता आ गई थी पोप और पादरियों में। तो धीरे धीरे लोगों के विचारों में परिवर्तन आया और ये विचारों में जो परिवर्तन आया इसने पुनर्जागरण का रूप धारण कर लिया। यानी ये पुरानी मान्यताएं टूट गई। चर्च पर निर्भरता की जो मान्यता थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। ऐसा नहीं कि चर्च के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो गए, लेकिन जो एक बहुत ज़्यादा रिजिडनेस थी, एक तरह से चर्च से बंधा हुआ था आदमी, वो जो रिजिडनेस थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती चलेगी जब चर्च की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया जाने लगा। एक और जो पॉइंट इससे जुड़ा है पुनर्जागरण के उदय से, वो है मानवता का प्रसार, ह्यूमैनिज्म। देखिए, पुनर्जागरण में मानववादी विचारधारा का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। विचारधारा क्या थी ये? पहले तो ये समझा जाता था कि मनुष्य का जो जीवन है वो सब ईश्वर पर निर्भर है। यानी धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। ये कहा गया कि मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो डिवाइन पावर है।
दिव्य शक्ति है, वही करेगा जो करेगा। कि मनुष्य की तो बस डेस्टिनी है, उसका तो बस भाग्य है, जहाँ उसका भाग्य है वो उसको वहाँ ले जाएगा। इसलिए लोगों का की जो विचारधारा थी वो प्रोग्रेसिव नहीं थी। लोग वर्तमान में अपना विश्वास खो बैठे थे और परलोक की कल्पना करते थे। भाग्यवादी विचारधारा, यानी ये समझते थे कि हमें अपना भविष्य सुधारना है, यानी जन्म के बाद जो मृत्यु होगी, मृत्यु उपरांत जो जीवन होगा, उसको सुधारने के लिए हमें प्रयास करने हैं। वर्तमान जीवन में उनका विश्वास अब नहीं रहा था। इसमें चर्च का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव था और ये मान्यता बन गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये मान्यता टूटी। एरास्मस जैसे जो विद्वान थे, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से मनुष्य की शक्ति और मानवता की भलाई के विचारों का प्रसार किया। ये सबसे बड़ी बात थी। इसी को कहा गया मानवतावाद, ह्यूमैनिज्म। हालांकि बड़े कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये प्रचलित विचारधारा के खिलाफ थी। प्रचलित विचारधारा क्या थी? वो तो ये थी कि सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो, जो करेगा वो करेगा, मनुष्य में कोई शक्ति नहीं है। लेकिन ह्यूमैनिस्ट जो थे, जैसे एरास्मस का नाम मैंने आपको बताया, 1466 से 1536 तक उसका काल था। उसने कहा कि वर्तमान की संतुष्टि और सुख ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी आज जो हमारा जीवन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कल किसने देखा है? परलोक किसने देखा है? और किसने देखा भी है तो कौन सा आकर बताया है कि भाई परलोक में ये होता है वो होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो तर्कपूर्ण विचार थे, उनसे ये बताया गया है कि मनुष्य शक्तिहीन नहीं है, मनुष्य के पास सारी शक्तियाँ हैं और उसको अपने वर्तमान जीवन को सुखी बनाना चाहिए। तो विचारधारा बदली कि मनुष्य ने अपनी खोई हुई शक्तियों को फिर से पहचाना। फिर से का मतलब पुनर्जागरण, रेनेसां, फिर से जागना। मनुष्य ने अपनी शक्तियों को पुनः पहचाना। इसके बाद जो अगला जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है वैज्ञानिक आविष्कार। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जब विज्ञान की प्रगति हुई, विज्ञान के नए आविष्कारों ने पुनर्जागरण की लहर को यूरोप में फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब नए नए आविष्कार होने लगे। मनुष्य ने अपने वर्तमान जीवन को सुखी बनाने के लिए बहुत से चीज़ों का इजाद किया, यानी उनका पता लगाया या उनका आविष्कार। इजाद मतलब आविष्कार करना। तो चीन के 3 प्रसिद्ध आविष्कार जो है बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। एक तो कागज़ और छापे खाने का आविष्कार, समुद्री मार्ग के बारे में जानकारी दी, उसके लिए कंपास का जो प्रयोग था वो चीनियों ने सबसे पहली बार किया था। गोले बारूद का भी पता चला था। तो इन तीनों आविष्कारों ने यूरोप के लोगों के जीवन में भारी तब्दीली जो है दर्ज की थी। तो धीरे धीरे वैज्ञानिक आविष्कार जो है उनसे पुनर्जागरण आंदोलन का आरंभ हुआ और नए नए नगरों का उत्थान हुआ यूरोप में, जैसे कि इटली में मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस। मैं आपको बताऊं कि पुनर्जागरण की शुरुआत ही फ्लोरेंस नगर से हुई थी, इटली के। अगर कोई पूछे आपसे कि फ्रॉम वेयर डिड द रेनेसां मूवमेंट अकर्ड और स्टार्टेड फ्रॉम फ्लोरेंस इन इटली। इटली में जो फ्लोरेंस नामक एक जगह है वहाँ से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। और इसके बाद जेनेवा, एम्स्टर्डम, मैड्रिड स्पेन की राजधानी, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, ल्यूबेक फ्रांस में, ठीक है, लंदन जैसे नए नए नगरों का उत्थान हुआ। और इन नए नगरों में जो पुराने जो विचारधारा थी वो जो है धीरे धीरे पुरानी विचारधारा ख़त्म होती चली और नए नए विचार जो है लोगों के सामने आए। और जो आखिरी कारण हम लेंगे वो है मंगोल साम्राज्य का उत्थान। देखिए, आपने मंगोलों के बारे में तो सुना होगा, आपने शायद चंगेज़ खान के बारे में सुना हो। चंगेज़ खान एक मंगोल आक्रमणकारी था
बहुत ही बर्बर आक्रमणकारी था। उसकी मृत्यु के बाद उसका जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था कुबलाई खान। कुबलाई खान के अधीन चीनी साम्राज्य का विस्तार हुआ और वो चीनी साम्राज्य कई देश, यूरोपीय देश जैसे रूस है, पोलैंड है, हंगरी, उसके साम्राज्य में ये भी शामिल थे। तो कुबलाई खान जो था उसने अपने राज दरबार में बहुत से विद्वानों को, धर्म प्रचारकों को और जो कलाकार थे उनको संरक्षण दे रखा था। तो उसका जो दरबार था वो एक तरह से पुनर्जागरण के उत्थान में महत्वपूर्ण साबित हुआ कि वो कला, साहित्य, वास्तुकला का संरक्षक था और उसके दरबार में ये सारी गतिविधियां होती थी। तो ये जो है पुनर्जागरण के उत्थान के कारण। अब पुनर्जागरण का आरंभ, इसका विकास और प्रसार और इसके प्रभाव फिर हम अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।